नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुटेक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे की। इतना महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है कि हर साल रिलीज होता है और हर साल इसको एग्जाम में पूछा जाता है। यह वो सारा डाटा बताता है कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैसा होगा और कैसा जो फाइनेंशियल ईयर जो हमने बिताया है उसका पूरा आकलन, उसका पूरा रिव्यू हमें करके देता है। सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 और 2025, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो अप्रैल का महीना था हमारा, क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू ही 1 अप्रैल से होता है और 31 मार्च तक पूरा फाइनेंशियल ईयर होता है। 2024 और 25 इसमें 1 अप्रैल से लेकर और लगभग दिसंबर तक का 2024 यहां तक का डाटा होता है इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में। और जो बजट होता है, जो आज बजट रिलीज हुआ है, वो बजट जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल 2025 से लेकर और 31 मार्च 2026 तक, यहां तक का बजट होता है। मतलब ये कि जो इकोनॉमिक सर्वे है वो पिछले साल का होता है, 2024 का होता है, और बजट होता है 2025 का। लेकिन जो बजट है उसमें बहुत सारा डाटा होता है। बजट में 2024 जो करंट 2025 आएगा, भी फाइनेंशियल ईयर आएगा, और उसके बाद 2026, 3 साल का आकलन, 3 साल में हमने क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने, उसके बारे में बताता है बजट। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आई है, जो ग्रोथ हमने अचीव की है, उसके बारे में बताता है इकोनॉमिक सर्वे। जो इकोनॉमिक सर्वे था वो 2025-26 का था, सॉरी 24 और 25 का था। अब जो पीआईबी के द्वारा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा जो हाईलाइट हमें दिया गया है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। जब उसके ऊपर बात करेंगे, जो सबसे पहला है इकोनॉमिक सर्वे में हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। अब की बार जो क्वेश्चन मार्क है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी रहेगी। जब इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो 6.3 से लेकर 6.8 इसके बीच में, और अभी तक जो डिकेडल पिछले 10 साल की जो ग्रोथ है वो इसी के आसपास रही है। तो इसका मतलब कि हम पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उससे कहीं ना कहीं ऊपर है। पूरे वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लगभग 3.3% है। हम उनसे ऊपर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वाली कंट्री है इंडिया। और जो इंडिया का जो 2024 में इकोनॉमिक ग्रोथ रहा है वो 6.4 रहा है। लेकिन इंडिया को 2047 तक, मैं दोबारा आपसे ये बातें रिपीट कर रहा हूं, अगर इंडिया को 2047 तक डेवलप्ड नेशन बनना है तो वहां 8% की जीडीपी ग्रोथ लेकर आनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे रियल जीडीपी की। रियल जीडीपी है वो 6.4 रही है 2000 जो फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25। रियल जीडीपी क्या होता है? जैसे हमने जीडीपी पढ़ा था, लेकिन उसमें इन्फ्लेशन इंक्लूड था। जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो वहां इन्फ्लेशन माइनस कर दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि जो एक एक्चुअल वैल्यू है जीडीपी की वो हम नोट कर पाए। उसके बाद रियल जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स। अब जीवीए क्या है? क्योंकि आपको इकोनॉमिक्स की बेसिक टर्म समझनी होगी। जब तक आप बेसिक टर्मिनोलॉजी आप उसकी नहीं समझोगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ग्रोस वैल्यू एडिड का मतलब होता है, जैसे आपने एक बिस्किट बनाया जो आमतौर पर सभी बनाते हैं, पार्ले जी का बिस्किट आपने बनाया। अब वही पार्ले जी का बिस्किट, उसमें कुछ इंक्लूड किया आपने, उसमें आपने बीच में क्रीम लगा दी 2 बिस्कुट को मिलाकर। जो ये पार्ले जी का बिस्किट था इसकी वैल्यू थी 10 रुपीज, और जब आपने क्रीम लगाई तो सेम पैकेट की अब वैल्यू हो गई 20,
और जो बीच में आपने वैल्यू ऐड की है क्रीम लगाकर, वो आपने की है 2 रुपए। तो वहां से जो इंक्लूड हुआ है, जो वैल्यू में इंक्लूड हुआ है, उसको बोला जाता है ग्रोस वैल्यू एडिड, और जिसका जो इंप्रूवमेंट है वो 6.4% है। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मैंने आपको पहले भी बताया था, दोबारा से आप उस बात को रिपीट करते हैं। कैपेक्स, इसका मतलब ही कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, और जिसमें इंक्रीज हुआ है 8.2% जुलाई से लेकर नवंबर 2024 के बीच में। आपने कई बार सुना होगा, जो हमारे रोड मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बहुत बार ये बातें कही हैं कि इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो यूएस से भी अच्छा होने वाला है। आने वाले कुछ साल में हम यूएस से भी अच्छा रोड नेटवर्क बना देंगे। ऐसा इसलिए है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो उससे जो उसके साथ की जो इकोनॉमी, डिपेंडेंट इकोनॉमीज है, अब इसका एग्जांपल आप ले सकते हो दिल्ली। जब आप दिल्ली की बात करते हो, दिल्ली के आसपास बहुत सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, केएमपी है, गाजिया साइड वाला भी एक हाईवे है, और जैसे 152 है, 152D जो हरियाणा के अंदर से जाता है। अब जम्मू कटरा हाईवे निकाल दिया गया है, NH44 है। अगर इन सब की बात करोगे तो ये सब दिल्ली के आसपास लगते एरियाज में है, और इन सब में क्या है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट। यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्री आकर खड़ी हो गई है। वहीं जब आप गुरुग्राम की बात करोगे, गुरुग्राम की जिसको आप बोलते हो, तो वहां आपको देखने को मिलेगा एक आईटी हब बन चुका है। और आईटी हब इसलिए बना है क्योंकि वहां पालम एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वहां पर। इंदिरा गांधी जो एयरपोर्ट है दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो गुड़गांव के लगता एरिया में है, जिसकी वजह से बहुत सारी जो मल्टीनेशनल जो इंडस्ट्रीज है वो गुड़गांव में आकर बस गई। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा है। हमने जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं वो आपको दी है। अगर वो बढ़ेंगी तो पूरी जो कंट्री है उसकी ग्रोथ बढ़ेगी। अब उसके बाद बात करते हैं रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन। और रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि इन्फ्लेशन क्या होता है, तभी उसके बारे में जान पाएंगे कि रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है। जो इन्फ्लेशन है वो एवरेज वैल्यू, किसी भी एवरेज वैल्यू को बढ़ाता है, प्रोडक्ट की वैल्यू को बढ़ाता है। कैसे? मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई चीज ली है। जब आप 100 रुपए में कोई चीज लेते हो तो उसकी वैल्यू अगले साल आपको 106 या 110 मिलती है, जो आम तौर पर देखने को मिल जाती है। अब आप, मैं उसका एग्जांपल बहुत अच्छा हो सकता है, वही पार्ले जी का बिस्किट। जब हमारा टाइम होता था तो पार्ले जी का जो बिस्किट था उसमें 5 रुपए वाले में 18 बिस्किट आते थे, लगभग 100 ग्राम। मान लीजिए 150 ग्राम होगा। अब पार्ले जी का बिस्किट देखिए ना आप, तो वहां आपको सिर्फ और सिर्फ 60 ग्राम मिलेगा, 5 रुपए का। वो इकोनॉमी की स्ट्रेटजी है, 5 रुपए में बिस्कुट बनाना जरूरी है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि उसकी जो वेट है, नेट वेट है, वो सेम रहे। तो इसको ही बोला जाता है इन्फ्लेशन। और जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो 4.9% रहा है। और हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है जो फूड और फ्यूल बेस प्रोडक्ट्स होते हैं उनको निकालकर जितने भी प्रोडक्ट बच गए उसको बोला जाता है रिटेल हेडलाइन इन्फ्लेशन। उसके बाद बात करेंगे, नेक्स्ट है ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ। हमने एक्सपोर्ट किया 6.0% से किया है अप्रैल और दिसंबर के, लेकिन हम आज भी करंट अकाउंट डेफिसिट से। अब करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या होता है? हम आज भी इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब बात कीजिए चाइना की, हम 1
100 मिलियन से भी ज्यादा का इंपोर्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ चाइना से। जो दूसरी कंट्री है उसको आप छोड़ दोगे तब भी। और जो नेट है, मतलब ये कि नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, वो आपका नेगेटिव रहेगा। इंपोर्ट आप ज्यादा करते हो। अब जो नेक्स्ट है इंडिया सर्विस सेक्टर एक्सपोर्ट ग्रोथ। इंडिया लगातार सर्विस सेक्टर में अपनी ग्रोथ दिखा रहा है और ऐसा जो आगे आने वाले जो साल हैं उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो सर्विस सेक्टर की ग्रोथ है वो कम हो सकती है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं जो सर्विस सेक्टर है वो अपने आप को मेंटेन कर रहा है, लेकिन आज भी वो मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए हम जो पिछले 10 साल में होने वाले थे। जो हमने एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, वहां तक भी, उसके लाने के बाद भी हम जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पाए। अब उसके बाद बात करते हैं कुछ अगले सेक्टर की। ग्रोस एफडीआई। जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आपके हिसाब से बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए? अगर हम बात करते हैं एफडीआई की, एफडीआई होता क्या है सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। अगर एफडीआई की हम बात करते हैं, जैसे हमारे देश में अडानी जी हैं, जियो के जो मुकेश अंबानी जी, वो किसी देश में जाकर इन्वेस्ट करते हैं। मान लीजिए उन्होंने रशिया में जाकर इन्वेस्ट किया, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो रशिया के लिए एफडीआई है। ऐसे ही जो बाहर की जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनीज है, वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी तो इंडिया के लिए वो एफडीआई है। जैसे अब आपने सुना होगा कि जो एप्पल है वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है। जब एप्पल इंडिया में इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया में जो एफडीआई है वो बढ़ेगी। और एफडीआई आने के क्या फायदे होते हैं? जब एफडीआई किसी कंट्री में आती है तो उसके बहुत सारे फायदे होते हैं। तो सबसे पहला फायदा है इंप्लॉयमेंट जनरेशन, वहां के लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगी। उसके बाद डॉलर आएगा, जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है उसकी अमाउंट बढ़ेगी, हमारी इकोनॉमी स्टेबल होगी, जो रुपी है वो स्ट्रोंग होगा। और रुपी स्ट्रोंग होने का मतलब क्या है? जैसे आज के दिन $1 के बराबर आपको, $1 के बराबर आपको 86 रुपीज चुकाने पड़ते हैं। अगर 86 से कम होकर ये 80 आ जाए, 80 रुपीज आ जाए, तो इसका मतलब जो इंडिया, उसका जो रुपी है उसकी वैल्यू स्ट्रोंग हो रही है। और एफडीआई आने का ये मतलब ही ये होता है कि जो वैल्यू है रुपये की वो स्ट्रोंग होती है। अब जो नेक्स्ट है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फॉरेक्स। इंडिया का फॉरेक्स कितना है? और फॉरेक्स की बात मैंने इसलिए की थी क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एफडीआई पर। और जो इंडिया का फॉरेक्स है दिसंबर तक का 640.3%, मिलियंस में, बिलियन। अब ये पिछले कुछ सालों से यहीं पर है, 600 और 700 के बीच में। कई बार इंक्रीज हो जाता है और कई बार डिक्रीज हो जाता है। जैसे आप जो डोंकी है, मान लीजिए 2 लोग यूएस जाना चाहते हैं और वहां डोंकी का यूज करते हैं, तो 50 लाख रुपए लगभग देते हैं लोग। कोई भी आम जो पीपल्स हैं, हरियाणा पंजाब के लोग ज्यादातर जाते हैं डोंकी के तहत। तो वहां आप देखोगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा जो 50 लाख रुपए उसके बराबर आपको डॉलर मिलते हैं। जब आप वो डॉलर दोगे तो ये फॉरेक्स है ये कम होगा। जब आप कनाडा जाते हो तो वहां आपकी जो फीस है वो फीस लगती है, तो आप डॉलर में जमा करवाते हो, तो कैनेडियन डॉलर है वो। ये जो डिपेंड करता है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्टेबल रहेगा 640 पर। ये लगातार इंक्रीज होता रहा है और लगातार डिक्रीज होता रहा है। अब उसके बाद हम बात करते हैं सोलर और विंड पावर पर। हमने लगातार इन्वेस्टमेंट की है क्योंकि इंडिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी रहा है इंटरनेशनल सोलर अलायंस में। उसका फाउंडिंग मेंबर रहा है फ्रांस के साथ, जब पेरिस एग्रीमेंट हो रहा था 2015 में।
तो इंडिया लगातार सोलर में तो इन्वेस्टमेंट कर रहा था। तो अब इंडिया जो विंड पावर एनर्जी है उसमें भी इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पर डिपेंड हो सके। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं जैसे कोल है, पेट्रोलियम्स है, उनसे हट जाए। जैसे आपको पता है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर इलेक्ट्रिक गाड़ी लेते हैं तो वहां लोग जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रीन इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ावा दे रहे हैं और कहीं ना कहीं वो हमें डिपेंड करता है, मतलब हमें सहारा देता है कि 2070 तक हम कार्बन न्यूट्रल हो जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट है यहां वो ये है कि जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटी या गाड़ी को चार्ज करते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी आपको कोल या पेट्रोलियम बेस पर आती है, थर्मल पावर प्लांट से आती है। तो वहां एक इश्यू बन जाता है। अगर ऐसा होगा तो वहां इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने का कोई फायदा नहीं है। आप इनडायरेक्टली भी वहां पोल्यूशन कर रहे हो। स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर बात करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में हमें इंप्रूवमेंट मिली है और जब इकोनॉमिक सर्वे इस साल की इकोनॉमी को बताएगा तो वहां हमें देखने को यह मिलता है कि हम कहीं ना कहीं पॉजिटिव ग्रोथ रेट में हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने आपको बताया 3.8% की इंप्रूवमेंट रहेगी। वहीं जब हम इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करते हैं तो आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर में 6.2% की ग्रोथ रेट देखने को मिली है। इंडिया ने बहुत सारी डेवलपमेंट अपने आप उसमें पॉइंट ऑफ व्यू में क्यों है, लेकिन जो अनएम्प्लॉयमेंट की जब बात आती है तो वहां इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है और यह बहुत ही अच्छी खबर है। जो इकोनॉमिक सर्वे है एग्जैक्ट डाटा होता है, कैलकुलेशन बेस्ड डाटा होता है और जो इंडिया है वो इसी डाटा को यूज करके आगे पॉलिसी मेकिंग करती है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन, अब इंडिया के पास कौन कौन से पॉइंट हैं जहां इंडिया और ज्यादा इन्वेस्ट करे और एक स्टेबल ग्रोथ की तरफ चले। हम जब इसकी बात करते हैं तो ये इकोनॉमिक सर्वे है इंडियन इकोनॉमी का। बहुत सारे फॉरेस्ट जो रिजर्व्स हैं वो लगभग स्टेबल रहा है। जब बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट की, वो भी घटा है। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? जब फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो इनकम माइनस आउटकम, इसको बोला जाता है फिस्कल डेफिसिट। मान लीजिए आपका घर है, आपकी जो घर की जो इनकम है वो 100 रुपए है और आपका एक महीने का जो खर्चा है वो 120 रुपए है, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ये 20 रुपीज, यही तो कहलाता है फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट लगातार कुछ सालों से डिक्रीज हुआ है। जो फिस्कल मैनेजमेंट एफआरएम एक्ट है 2003, उस एक्ट के अनुसार यह कहा गया कि जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% से कम लेकर आना पड़ेगा। और अब की बार जो फिस्कल डेफिसिट रहा था वो 5.6 रहा था। जब बजट आएगा तो उसमें यह भी पता चल जाएगा कि नेक्स्ट जो साल रहेगा उसमें हमारा क्या टारगेट रहेगा कि फिस्कल डेफिसिट कम हो, क्योंकि 2025 आ चुका है और गवर्नमेंट का भी वादा था कि 2025 तक हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको विद इन द लिमिट लेकर आएंगे। वहीं जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, मैंने आपको बताया इंक्रीज हुआ है। और एक सबसे बड़ी बात, फूड ग्रेन प्रोडक्शन। जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो लगभग नॉमिनल रेट पर इंक्रीज हुई है और इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट फूड ग्रेन प्रोड्यूसर है। इंडिया के पास व्हीट और राइस भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। मैंने आपको जितनी भी सारी बात बताई है ये सारी की सारी इकोनॉमिक जो सर्वे है उसके ऊपर बेस्ड है। और इस पूरे उसमें अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे में तो 13 चैप्टर दिए गए हैं। अब की बार हम सभी चैप्टर की एक एक वीडियो आपके पास लेकर आएंगे और जो आज का जो समरी का जो रिव्यू है वो भी आपको मिलेगा। जो आज सबसे पहले जो 13 चैप्टर्स हैं, स्टेट ऑफ इकोनॉमी गेटिंग बैक इनटू द फास्ट लेन, मतलब ये कि जो हमारी इकोनॉमी है,
जो एक स्पीड में चलनी थी उसको दोबारा से उस ट्रैक पर लेकर आएंगे जिससे हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन पाए। अब की बार जो फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे, उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट हमें 8% की फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए अगर हमें 2047 तक डेवलप्ड नेशन होना है। और जो दूसरा चैप्टर है इसी में, वो मॉनेटरी और फिस्कल स्टेटमेंट के लेकर है। मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो आरबीआई मेंटेन करता है, और जो फिस्कल पॉलिसीज होती हैं उसको गवर्नमेंट, जो इंडियन सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो मेंटेन करता है, जिससे हम टैक्स जो रिवेन्यू है उन सब के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं। देन है एक्सटर्नल सेक्टर्स, जिसको हम बोल सकते हैं एफडीआई, एफआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ये जो सभी डाटाज हैं ये डिपेंड रहता है कि बाहर की इकोनॉमी क्या काम करती है। मतलब ये जो इकोनॉमिक सर्वे है वो ये भी बताता है कि हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। क्योंकि 2024 में आपने देखा होगा बहुत सारे क्राइसिस आए हैं। सीरिया का वॉर देखा आपने, इजराइल ईरान का वॉर देखा है, और रशिया यूक्रेन लगातार 3 साल से चलता आ रहा है। वहीं जब 2025 में ट्रंप ने प्रेसिडेंट की शपथ ली है, 47 प्रेसिडेंट बन चुके हैं यूएस के, और जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के बनने के बाद पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट आएगा, इंडिया जैसी जो इकोनॉमी है उस पर भी टैरिफ लगने के कुछ बातें सामने आई हैं। क्योंकि ट्रंप ने यह कहा है मैं आते ही ब्रिक्स नेशन पर टैरिफ लगाऊंगा, और ब्रिक्स नेशन में एक इंडिया इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। वही जब नेक्स्ट है प्राइस एंड इन्फ्लेशन। प्राइस और इन्फ्लेशन जो मिडिल क्लास इकोनॉमी है उसके लिए बहुत महत्व करता है। जब आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी, नेक्स्ट पेज की बात ले लेते हैं, इसका एक टारगेट रहता है कि 4+-2 यहां तक हम जो इन्फ्लेशन है उसको मेंटेन करेंगे। जो इंडिया का इन्फ्लेशन है वो इसकी लिमिट से बाहर है, जो एक किसी भी स्टेबल इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। जब 2016 में उर्जित पटेल कमेटी ने इस बात को कहा था कि जो सीपीआई है, इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए हमें ये रेंज बनाई थी, इसको बीच में रखना होगा ताकि हम एक स्टेबल ग्रोथ अपने कंट्री के लेकर आ सके। जो टारगेट्स थे डेवलप इकोनॉमिक के वो हम अचीव कर पाए। तो नेक्स्ट चैप्टर है उसके ऊपर बात करते हैं, मीडियम टर्म आउटलुक। कैसे कैसे हम अपनी इकोनॉमी को एक सही ट्रैक पर ले जा सकते हैं, बीच बीच में उसका आकलन कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान देंगे, मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट चलाए थे उससे हमें क्या फायदा हुआ है, और जो दूसरे प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि चाइना के साथ हमारा ट्रेड रिलेशन कैसा है उसके ऊपर भी यहां बात होगी। दूसरा जो ये वाली चीजें, पावर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इलेक्शन के बाद क्या रहेगा, और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है एकदम से बड़ा है। जब मैं बात करूंगा आगे, हम आपको जो समरी बताऊंगा इकोनॉमिक सर्वे की, वहां आप देखोगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 3.8% हो चुका है, और जो पिछले कुछ सालों से बहुत ज्यादा अधिक है। और अब की बार भी यह उम्मीद लगाई गई है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 8% से बढ़ेगा। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है मैं वो आपको बता देता हूं। पहले जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो बात करता है कि जो ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रेलवे हो गया, ये दो ऐसे सेक्टर हैं, अगर हम यहां इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमें जो दूसरे सेक्टर हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वहां पर भी हमें ग्रोथ देगा, जिससे जो हमारी जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब जीडीपी क्या होता है? जीडीपी को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि जो
पूरी कंट्री की एक बाउंड्री होती है, उसके बीच जितना भी फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल गुड्स मैन्युफैक्चर होता है। फाइनल गुड्स क्या होता है? जो फाइनल गुड्स है वो होता है कि अब जो ये प्रोडक्ट बना है, अब ये कंज्यूम होने के लिए तैयार है, उसको बोला जाता है फाइनल गुड्स। वो सारे गुड्स हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसके बीच जो प्रोड्यूस होते हैं, प्रोडक्शन होती है, उन सभी की जो वैल्यू है उसको बोला जाता है जीडीपी। अगर जीडीपी बढ़ेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कैपिटल एक्सपेंडिचर, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें इंटर रिलेट करती हैं। अगर जीडीपी बढ़ेगी तो हमारी जो ग्रोथ है, एनुअल ग्रोथ है, जो जिसको हम बोलते हैं, एनुअल ग्रोथ का ही मतलब एक आप मान सकते हो कोई जीडीपी ग्रोथ हुई है। अगर एनुअल ग्रोथ होगी तो हम 2047 तक एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे। इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ध्यान दे रही है। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसके ऊपर बात करेंगे, इंडस्ट्री ऑल अबाउट बिजनेस रिफॉर्म्स। एक एमएसएमई सेक्टर है हमारा। एमएसएमई सेक्टर कौन सा होता है? जब हम एमएसएमई की बात करते हैं, माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, एक ऐसी बैकबोन है हमारी कंट्री की इकोनॉमी की, जो पूरे कंट्री है उसकी इकोनॉमी को बूस्ट करती है। क्योंकि हम जैसे वो इंडस्ट्रीज है, महारत्ना, मिनी रत्ना, टाटा, जियो, हम सभी इन सभी के ऊपर रिलायबल नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़े सेक्टर्स हैं। छोटी छोटी जो एंटरप्राइजेस हैं वो हमारी जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट कैसे करती हैं? क्योंकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करती है। दूसरी बात, जो रुपी है उसको रोटेट करती है। अब सोचिए, एक भंगार की दुकान है, वो भी एक एमएसएमई की तरह काम कर सकती है। क्योंकि अगर कोई टाटा, रिलायंस, जियो, अडानी ये भंगार की दुकान नहीं चलाएंगे, इसको जो चलाएगा वो एमएसएमई चलाएगा। लोगों से भंगार इकट्ठा करेगा, उसको रिसाइकल करेगा, और रिसाइकल करने के बाद दोबारा से मार्केट में बेच देगा। तो ऐसे जो सेक्टर्स हैं वो इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं। इसी वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल रिफॉर्म जरूरी है, लेबर रिफॉर्म जरूरी है। जो हमारी इकोनॉमी है, जो हमारे रुपी है, उसको बैंक में घुमाने का काम करता है। अब जो नेक्स्ट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर इंपॉर्टेंट सेक्टर इसलिए है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आप इसको बोल सकते हो, एंड थर्ड है सर्विस सेक्टर। ये जो सर्विस सेक्टर है, ये सर्विस सेक्टर हमारी इकोनॉमी का लगभग 50% जो जीडीपी है उसको कवर करता है, उसको एनहांस करता है, उसमें ग्रोथ लाता है। और जबकि जो प्राइमरी सेक्टर है, जिसमें एग्रीकल्चर एक टर्म है, वही एग्रीकल्चर सेक्टर जो पूरी पॉपुलेशन हमारी 55% लगभग, और जो सिर्फ इकोनॉमी में 18% का कंट्रीब्यूट करती है। और वहीं जब मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग लगभग 30% हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करती है। जब आप इस बात को देखोगे तो सर्विस सेक्टर एक अलग से चैप्टर इसलिए बनाया है क्योंकि वहां हमें एक ग्रोथ चाहिए, एक डेवलपमेंट चाहिए। जैसा आपको पता है, चाइना ने डीप सीक बनाया है, एक एआई मिशन है, और इंडिया भी लगातार अपने एआई पर बात कर रहा है, अपने एआई के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह भी एक प्रकार का जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो भी सर्विस सेक्टर की तरह काम करता है। जो नेक्स्ट चैप्टर उस पर बात करेंगे अब, एग्रीकल्चर फूड मैनेजमेंट सेक्टर ऑफ द। एग्रीकल्चर के ऊपर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है, और लगभग मैंने आपको बताया 55% जो पॉपुलेशन है
वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है। उसके बाद जो नया है क्लाइमेट एंड एनवायरमेंट। क्लाइमेट एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि इकोनॉमिक सर्वे में आने लग गया है, और ऐसा इसलिए है जो क्लाइमेट चेंज है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, और इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं हमें इकोनॉमिक सर्वे में उसकी बात करनी होगी। क्लाइमेट चेंज के ऊपर लगातार हम ध्यान दे रहे हैं, उसके लिए बहुत सारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के जो प्रोजेक्ट है वो हम लॉन्च कर रहे हैं। नेशनल बायोफ्यूल्स मिशन प्रोग्राम था एक, वो इसलिए था कि हम क्लाइमेट चेंज को टारगेट करके अपनी जो इकोनॉमी है ग्रीन इकोनॉमी की तरफ बढ़ावा दे सके। जैसे इंडिया का जो टारगेट है वो 2070 है, 2070, किसका? कार्बन न्यूट्रल का। वहां तक हमें अपने देश को कार्बन न्यूट्रल करना है। ये इसलिए है क्योंकि क्लाइमेट चेंज से लगातार हमें साइक्लोन, डिजास्टर, लैंडस्लाइड, ऐसे ऐसे जो अनसीन जो बातें हमें देखने को मिलती हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है सोशल सेक्टर, एजुकेशन, सोसाइटी, उन सभी के ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो कोर है हमारी इकोनॉमी का। अगर उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देंगे तो ऐसा मजबूरी हो जाएगी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो नेगेटिव ग्रोथ पे चली जाएगी। एजुकेशन बेस है, आप सभी ने सुना होगा, एजुकेशन एक ऐसा मात्र शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। ये बात इसलिए मैंने आपको कही है क्योंकि एजुकेशन के ऊपर लगातार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ध्यान दे रही है। जैसे पीछे लेकर आए थे न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्योंकि हम रिसर्च और डेवलपमेंट को एजुकेशन में लेकर आ सकते हैं। पीएचडी के लिए जो एक प्रोग्राम था, एक मिशन अलग से चलाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हो। द नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट एसेंशियल प्रायोरिटीज, और उसके बाद जो लास्ट है लेबर एरियाज, क्योंकि इंडिया के पास बहुत बड़ी मार्केट है लेबर के लिए। अगर इंडिया उस लेबर की मार्केट को यूज करेगा तो हम भी चाइना की तरह एक डेवलप्ड इकोनॉमी बन सकते हैं। चाइना आज के दिन डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। चाइना ने अपने हर एक सेक्टर में डेवलपमेंट की है। जब यूएस नहीं चाहता था कि एआई का जो सॉफ्टवेयर्स हैं या फिर जो बेसिक एरिया है एआई का वो सिर्फ यूएस के पास रहना चाहिए, तो वहां जाकर एक अलग से डीप सीक एआई मिशन चाइना लेकर आया, जो अपने आप में एक बहादुरी है। और ये जो एआई यूएस बेस्ड एआई है उनसे बहुत ही सस्ता है, वो बहुत सारे कॉस्टली है। आप देखोगे चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, इन वीडियो एआई, इमेज जनरेटर्स होते हैं, वो पैसे लेते हैं आपसे, आपको फ्री में कुछ बातें यूज करवाएंगे, उसके बाद आपसे पैसे लेंगे। तो इसलिए जो ये एआई मिशन है, डीप सीक एआई मिशन, ये लेकर आए हैं। ये एक्सप्लेन है समरी बेसिस पर इकोनॉमिक सर्वे है। इकोनॉमिक सर्वे का जो मेन डाटा है वो मैंने आपको बताया है। उसके बाद अगर आपका कमेंट आएगा, आप कमेंट करोगे तो वहां आपको इकोनॉमिक सर्वे जो पूरा डिटेल है वो आपको करवा दिया जाएगा। और रोज शाम 7 बजे आर्डोर एडुडेन यूट्यूब चैनल पर आपको लाइव क्लास मिलेगी। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, और बताइए कि जो इकोनॉमिक सर्वे की मैंने आपको क्लास बताई है वो आपको कैसी लगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आर्डोर।